दोस्तों नमस्कार। कल तक जो कर्नाटक महान था, आज से वहाँ जंगलराज आ जाएगा और हिंदू खतरे में भी आ जाएगा। भाजपा, भक्त मंडली और गोदी मीडिया किसी राज्य को तभी तक महान बताते हैं जब तक वहाँ बीजेपी की सरकार होती है। कर्नाटक में कांग्रेस की प्रचंड जीत से बीजेपी की नफरती विचारधारा को जो धक्का लगा है, उसको वो आत्मसात करने में बड़े छटपटा रहे हैं, फड़फड़ा रहे हैं बुरी तरह। बीजेपी और उसके नफरती चिंटू हमेशा की तरह अपनी इस फजीहत को पचा नहीं पा रहे हैं। पिछले 9 सालों से नफरत की आग में सड़ते हुए इन लोगों की असली औकात अब सोशल मीडिया पर खुलकर सामने आ रही। कर्नाटक हार से बौखलाए संघी अब कर्नाटक की जनता को बदनाम करने में लग गए हैं। और आपको तो अब अभ्यास हो ही गया होगा कि बीजेपी और इसके नफरती कीड़े जब किसी को बदनाम करने के लिए उतरते हैं तो कौन सा विष उगलते हैं। जी हाँ, सामने वाले को देशद्रोही, टुकड़े टुकड़े गैंग और पाकिस्तान समर्थक बताकर इस देश में बीजेपी खुद कितने भी घिनौने काम कर ले, वो इनकी नज़र में देशभक्ति है। पर अगर इस देश की आम जनता का कोई भी तबका या फिर विपक्ष की कोई पार्टी हिंदू मुस्लिम एकता के साथ प्रेम और सद्भाव की बात करे तो इन नफरती सरगनाओं के पेट में दर्द होने लगता है। ये नहीं चाहते कि इस देश में इनकी नफरत की दुकान बंद हो। इसलिए आज अगर इस देश का बेरोजगार पूछ रहा है कि हर साल 2 करोड़ रोजगार कहाँ हैं, तो वो भाजपाइयों की नज़र में देशद्रोही हो जाते हैं। गोदी मीडिया के सहारे उनको दिखाया जाता है कि आपके अंदर योग्यता ही नहीं है। किसानों ने 13 महीने आंदोलन करके अपनी फसल बचाई तो वे बीजेपी के लिए खालिस्तानी और पाकिस्तान के एजेंट कहलाए। इस देश का गरीब और मध्य वर्गीय तबका आज अगर चीख चीख कर ये कह रहा है कि मैं 100 रुपये लीटर पेट्रोल और 1150 का गैस सिलेंडर नहीं खरीद सकता, तो इसको राष्ट्र के लिए अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का मुद्दा साइड में रखकर उस गरीब की आवाज़ को दबा दिया जाता है और उसको देश विरोधी तत्व कहा जाता है। इस देश का नागरिक जब ये पूछता है कि मेरी आय बढ़ने की बजाय घट गई, पर आपके पूंजीपति मित्रों की आय कई गुना कैसे बढ़ गई, तो ये सवाल भी बीजेपी के लिए जो पूछता है इसको वो भारत विरोधी हो जाता है। इस देश की जनता जब जानना चाहती है कि तमाम सरकारी संस्थान कौड़ियों के भाव अपने चंद पूंजीपति मित्रों को क्यों बेच दिए, आपके मित्र अडानी को आपने इस देश का सब कुछ लूटने का खुला परमिट कैसे दे दिया, तो ये सवाल पूछने वाली देश की जनता बीजेपी के लिए व्यवसाय विरोधी हो जाती है। जब देश का मजदूर का मेरा वर्ग ये पूछना चाहता है कि जीएसटी और नोटबंदी से आपने हमारा रोजगार क्यों छीन लिया, तो जीएसटी कलेक्शन के रिकॉर्ड तोड़ आंकड़े दिखाकर उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है कि देखिए राष्ट्र का विकास हो रहा है, इसमें नेगेटिव मत बोलिए। इस समाज का हर तबका आज अगर त्रस्त है, पर सरकार मदद करने के बजाय अपमानित कर रही है। आवाज़ उठाने का माध्यम इस देश का चौथा खंभा भी आज अगर धर्म का पौवा मारकर सरकार की ही भाषा बोल रहा है, तो आप ही बताइए इस देश की जनता के पास आखिरी चारा बचता क्या है। आखिरी और अंतिम हथियार इस देश की जनता के पास उसका वोट है, और इसी वोट का इस्तेमाल जनता ने कर्नाटक में कर दिया। कर्नाटक चुनाव की आज अगर इतनी चर्चा है तो इसलिए है कि इसमें महज बीजेपी पार्टी नहीं हारी है, इसमें बीजेपी की विचारधारा के साथ साथ वो ताकतें भी हारी हैं जो इस देश में 24 घंटे नफरत का बाजार चलाती हैं। 85% हिंदू जनसंख्या के प्रदेश में अगर आज बीजेपी के लिए कर्नाटक हार के बाद दक्षिण का द्वार बंद हो गया है, तो बीजेपी और उसके नफरती चिंटुओं को इतना गहरा सदमा लगा है कि वो आज भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि मेजोरिटी जिसमें 85% हिंदुओं का जो प्रदेश है कर्नाटक में, उसमें हम हार कैसे गए। बीजेपी और उसका तमाम सर्कल तो ये सोच रहा था कि आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद जैसी संस्थाएं हैं हमारे पास, गोदी मीडिया है, इन सब का साथ हम लेते रहेंगे तो इस देश की जनता बेशक से भूखी मर रही हो, विकास, रोजगार, महंगाई, भ्रष्टाचार के मुद्दों को वो भुला देगी अगर हम धार्मिक कार्ड खेलेंगे और बजरंगबली और श्री राम के नाम पर बीजेपी को वोट दे देगी। पर जब कर्नाटक के नतीजा आए तो राज्य के हिंदुओं ने ही बीजेपी को नकार दिया। ये कर्नाटक की जनता का वो आखिरी हथियार था जिसका इस्तेमाल उसने तब किया जब हर चीज़ की अति हो गई थी। आप अपने किए हुए वादे निभाएंगे नहीं, और जब हक के लिए जनता आवाज़ उठाएगी तो उसको देशद्रोही कहोगे। आप अपने राजनीति के लिए बजरंगबली को बजरंग दल से कंपेयर करेंगे, जोड़ देंगे उसके साथ, पर यह नहीं बताएंगे कि महंगाई का मैं
आज भी आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? कर्नाटक का मैंडेट दिखाता है कि हवा हवाई और नफरत की बात करने से अब इस देश की जनता ऊब चुकी है। जनता ने आपको 9 साल दिए हैं, फिर भी आप क्षेत्रीय मुद्दों का जवाब देने की बजाय केरला स्टोरी को टैक्स फ्री करके उसके नाम पर वोट मांग रहे हैं। विरोधी पार्टी को दंगाई और टुकड़े टुकड़े गैंग कहकर पुकार रहे हैं और इस मुद्दे पर वोट मांग रहे हैं। जनसलाव के बीच कह रहे हैं कि कांग्रेस मुझे 91 बार गाली देती है, मैं बहुत गाली खाता हूँ, देखो कितना बेचारा हूँ। नहीं मोदी जी, वाकपटुता यानी जुबान की हेराफेरी से आपका काम अब बनेगा नहीं। लोकतंत्र की चक्की धीमा पीसती है, पर जब सही से पीसने लग जाती है तो बड़ा ही बारीक पीसती है। मोदी जी आपने बेशक से अपनी ताकत का इस्तेमाल करके हर उठ रही आवाज़ को दबा दिया और गलत आंकड़ों के सहारे आपकी सही छवि पेश करने की कोशिश की है, पर 2014 से लेकर अब तक बड़ी ही पैनी नज़र से इस देश की जनता आपके एक एक कदम को देख रही है। कर्नाटक का परिणाम कोई एक दिन की पलटबाजी का परिणाम नहीं है, आपकी जुमलेबाजी और नफरती राजनीति से ऊब चुकी जनता की भावनाएं हैं। और आज जब जनता की भावनाएं से आपकी भावनाएं टकराई तो आपको दुख हो रहा है। जनता शांति और आपसे प्रेम चाहती है, पर आप नफरत के इतने आदी हो चुके हैं कि जनता के इस फैसले को ही नहीं पचा पा रहे हैं। इस चुनाव से किस किस को मिर्ची लगी है वो बिल्कुल हम आपको विस्तार से स्पष्ट करेंगे। पहले किसको दुख हुआ वो बता देता हूँ। इस देश का गोदी मीडिया अपने पापा की हार के कारण गला फाड़ फाड़ कर रो रहा है। दूसरा, बीजेपी नेताओं के आंसू नहीं थम रहे, बुरी तरह बेचारे छटपटा रहे हैं। तीसरा, जो नफरत के सौदागर हैं वो बड़े बेचैन हैं कि आरएसएस है हमारे पास, बजरंग दल था, विश्व हिंदू परिषद हमारे साथ था, इनके होते हुए भी हमने हिजाब और टुकड़े टुकड़े गैंग और टीपू सुल्तान का मुद्दा धरातल तक बड़ी ही जोर शोर से उठाया, फिर भी हमारी नफरत की दुकान कैसे बंद होगी। इन तीनों को बड़ा ही जोर का झटका लगा। सबसे पहले गोदी मीडिया में सबसे ज़्यादा आंसू अगर कोई बहा रहा है तो वो तिहाड़ी चौधरी है। ये मानना और अब भी कांग्रेस की जीत का श्रेय सिर्फ 13% मुस्लिम और 2% ईसाइयों को ही दे रहा है। सुनिए। इससे आप ये समझ सकते हैं कि जिस कर्नाटक में 85% हिंदू आबादी है, उस राज्य में मुस्लिम और ईसाई धर्म के 15% वोटों की एकजुटता ने बीजेपी को हरा दिया। आज आप कोई भी मीडिया चैनल खोल लीजिए, कोई भी आपको ये नहीं कहता सुनाई देगा कि मोदी की जुमलेबाजी और नफरती राजनीति ने बीजेपी से दक्षिण भारत ही छीन लिया। सब के सब कोई और ही कसीदे पढ़ रहे हैं। कोई कह रहा है कि कमज़ोर स्थानीय नेतृत्व ने बीजेपी को हरा दिया, कोई यही बात सामने रख रहा है कि आज कांग्रेस अगर जीत गई है तो ईवीएम में गड़बड़ी की चर्चा क्यों नहीं कर रही है। अंजना ओम कश्यप तो इसी बात पर अटकी है कि देखिए कोई बात नहीं, कर्नाटक जीत गए, पर यह बताओ सीएम किसको बनाओगे। सिद्धरामैया को सीएम नहीं बनाया तो उसकी नाराजगी घातक होगी। देख रहे हैं ना, जब मुद्दे की बात उस पर नहीं कर रहे हैं, इस तरह की बातों को फॉरवर्ड कर रहे हैं। सुन लीजिए खुद। आज आलोक जी बहुत मुस्कुराएंगे, बहुत खुश हैं। ये वाली माथापच्ची वैसे अच्छी है सर, जीतने के बाद कौन सीएम बनेगा ये वाली माथापच्ची ठीक है। जैसे कुछ दाग अच्छे होते हैं वैसे ये वाली माथापच्ची अच्छी है। भाई अंजना जी, सीएम किसे बनाना है ये तो पार्टी का अंदरूनी मामला है ना। आज आपको चर्चा करके ये पता लगाना चाहिए कि लोगों ने बीजेपी का दामन क्यों छोड़ दिया। और तिहाड़ी चौधरी तो कर्नाटक की जनता को ही वोटर कम मान रहा है, कस्टमर ज्यादा मान रहा है। कांग्रेस ने बड़ी डिस्काउंट वाली सेल लगाल रखी थी, इसलिए कर्नाटक का चुनाव कांग्रेस जीत गई। सुन लीजिए कि आज का जो वोटर है, कर्नाटक का जो वोटर है, ये वोटर कम, कस्टमर जैसा ज्यादा है। जैसे कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में एक ई कॉमर्स कंपनी की तरह आई, जिसने वोटर्स को बहुत बड़ा डिस्काउंट दिया, हैवी डिस्काउंट पर सेल लगा दी। साथियों, जनता के मन में क्या है इसको बेशक से हमारी गोदी मीडिया ना दिखाए, पर अब जो भी मौके आ रहे हैं जनता उनका भरपूर इस्तेमाल कर रही है। इसलिए कर्नाटक चुनाव पर तिहाड़ी चौधरी के शो में जनता ने जमकर चुटकी ली। उन्होंने जो ब्लैक एंड व्हाइट शो किया है उसके कमेंट में ऐसे ऐसे शब्द लिखे हैं जिनको देखकर आपको पता चल जाएगा कि गोदी मीडिया की हकीकत क्या है। राहुल कुमार ने लिखा है कि तिहाड़ी को देखने के लिए आज मैं इसका ये शो देख रहा हूँ, ये वीडियो देख रहा हूँ, इसको रोता देख दिल को सुकून मिलता है। वहीं आरिफ नवाज ने लिखा है कि रिजल्ट देखने से ज़्यादा खुशी इसको सुनने में आ रहा है। मोदी जी से भी ज़्यादा दर्द में ये है। खूब छटपटा रहा है गोदी मीडिया, इधर उधर की बातें कर रहा है, मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहा है, पर मजबूरी में उनको राहुल गांधी का चेहरा दिखाना पड़ रहा है कि कर्नाटक में कांग्रेस जीत गई। बाकी नहीं है, अंदर से सुलग रहा है सब कुछ, फिर भी मजबूरी में दिखाना पड़ रहा है। क्यों?
क्योंकि देश की जनता देख रही है अच्छे से। आज भी अगर नहीं दिखाया तो इनका पूरी तरह से कहीं बायकॉट ही नहीं हो जाए, ये भी इनको खतरा है आगे। नफरत की दुकान आज बंद होगी तो कल को गोदी मीडिया के दरवाजे बंद हो गए, तब क्या करेंगे? इनको दुकान तो चलानी नहीं है ना। अब अगर आज देश की जनता से ही तो इनका टीवी चैनल चलता है, उसी के एडवर्टाइजमेंट से तो पैसे कमाते हैं। बेशक से नफरत परोसते हों, पर जनता ही देखना बंद कर देगी तो नफरत कहाँ बेचेंगे, पेट कैसे भरेंगे? इस बात की भी चिंता है ना इन्हें। इसलिए एक छोटा सा आडंबर ये थोड़ा सा आज बना रहे हैं कि देखिए हम कांग्रेस को दिखा रहे हैं, पर उसको किसी और ही दिशा में घुमा फिरा रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर आप ईवीएम का राग अलापते हुए गुल्लू भाई, गेंडा स्वामी और रूबिका भाईजान को देख सकते हैं। सब के सब ये बोल रहे हैं कि अब कांग्रेस ईवीएम का राग क्यों नहीं अलाप रही। ऐसा लगता है कि नागपुर से ये क्वेश्चन आया है और सारे के सारे गोदी मीडिया के एंकर अपने सोशल मीडिया पर यही लाइनें पेस्ट कर रहे हैं कि कांग्रेस अब ईवीएम को लेकर आरोप क्यों नहीं लगा रही। रूबिका भाईजान के एबीपी न्यूज़ और अर्नब गोस्वामी का रिपब्लिक टीवी ने तो जो काउंटिंग के समय था या फिर इससे पहले जो सर्वे आया था उसका समय हो, उसमें मोदी जी को जिता ही दिया था। सुन लीजिए। और टाई हो गया है। अभी जो लेटेस्ट जानकारी है, रुझानों में टाई 104 और 104, बीजेपी 104 पर, कांग्रेस 104 पर। कर्नाटक में बजरंग बली कांग्रेस की लंका लगाने वाले हैं। बजरंग बली की 108 पर बीजेपी, 100 पर कांग्रेस। बजरंग बली का आशीर्वाद इस वक्त। उत्सुकता देखी आपने, इनकी भावनाएं समझी। ये तो थी साथियों गोदी मीडिया की बात। अब भक्तों का क्या हाल है वो भी देख लेते हैं, वो किस कोने में पड़े। इंडिया टुडे के पत्रकार हैं राजदीप सरदेसाई, आपने सुना होगा। उन्होंने ट्वीट किया कि माई सॉन्ग फॉर द डे, इस दिन का मेरा गाना है जिस दिन कांग्रेस जीती थी, कि गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। लिसन टू इट, इट इज़ ए लेसन टू ऑल नेताज इन एवरी इलेक्शन, बट द नेचर ऑफ दिस मैंडेट मेक्स इस परहैप्स मोर एप्ट। धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि। उन्होंने ये ट्वीट लिखा अपने ट्विटर हैंडल पर। अब इन्होंने लिखा तो सही है कि गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनोगे, पर धार्मिक जहर से भरे नफरती चिंटुओं को ये बात भला कैसे रास आती। कश्मीरी फाइल्स बनाकर पूरे देश में नफरत परोस चुके अवसरवादी अशोक पंडित ने राजदीप सरदेसाई के इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा, सोनिया की सुनो वो तुम्हारी सुनेगी। फर्स्ट चेंज दिस सॉन्ग ऑफ योर्स एंड देन सजेस्ट दस। पीड़ा देख रहे हैं आप इनकी। भाई तुम गरीब की सुनो, गरीब तुम्हारी सुनेंगे, ये कहने में गलत क्या है। राजदीप सरदेसाई का हमने माना कि इशारा कर्नाटक चुनाव की तरफ था, बीजेपी को इससे मिर्ची लग गई, फिर अशोक पंडित इसको डिफेंड करने क्यों आ रहे। क्षेत्रीय मुद्दों की राजनीति ने नफरत को हरा दिया, हिंदू मुस्लिम की नफरती सोच को मात दे दिया, तो इनको मिर्ची लग रही है। अब अशोक पंडित तो ठहरे नफरत के सरगना। अब भारत के एक राज्य में नफरत खत्म होकर मोहब्बत की दुकान खुल गई है तो इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इनको फिक्र है कि कहीं कल को पूरे देश से नफरत ही मिट गई तो क्या होगा, हिंदू मुस्लिम में एकता हो गई तो क्या होगा। इनकी फिल्मों को कौन देखेगा जो नफरत वाली फिल्म ये बना रहे हैं करोड़ों रुपया लगाकर। अशोक पंडित और विवेक अग्निहोत्री ये वो अवसरवादी लोग हैं जो अपने फ़ायदे के लिए इस देश के कितने भी टुकड़े हों वो करने के लिए तैयार है। आज बीजेपी की सरकार है तो ये अपनी फिल्मों में मुसलमानों को गलत दिखाकर हिंदुओं को खुश करने की फिल्म बना रहे हैं। ध्रुवीकरण करके बीजेपी के राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं और बदले में केंद्र की मोदी सरकार और बीजेपी शासित राज्य सरकारें इनकी फिल्मों को टैक्स फ्री करके प्रमोट कर रही हैं। जिस बजरंग दल को अब कांग्रेस ने बैन करने की घोषणा अपने चुनावी मैनिफेस्टो में की थी, वो और इस जैसी दूसरी संस्थाएं बीजेपी आईटी सेल के साथ मिलकर इस तरह की फिल्मों के पक्ष में समाज में माहौल बनाने का काम करती है। इन सब के चलते इन अवसरवादी नफरती फिल्म मेकर को अपनी तुच्छ फिल्मों के लिए प्रोपेगेंडा फिल्मों से भी करोड़ों की कमाई होती है। अभी जो केरला स्टोरी फिल्म चल रही है ना, इसको बीजेपी के तमाम सांसद विधायक अपने पैसों से टिकट बुक करके अपने 76 की जनता को फ्री में सिनेमा हॉल में फिल्म दिए दिखा रहे हैं। और ऐसा करने का आदेश उन्हें हाईएस्ट कमान से आया, ऊपर से आया, केंद्र सरकार से। यूपी और एमपी में केरला स्टोरी फिल्म टैक्स फ्री कर दी गई है। पहले 32,000 लड़कियों को कन्वर्ट करके IAS के पास भेजने की बात थी, सुप्रीम कोर्ट का डंडा चला तो 32,000 से घटकर 3 हो गई। रियल स्टोरी बता रहे थे इसको। ये इन नफरती फिल्म बनाने वालों की रियल स्टोरी पर जो आधारित फिल्में हैं इनका स्टैंडर्ड है। एक झटके में 32,000 से 3 हो या चाहे 1 हो, ऐसा क्यों हुआ, किन परिस्थितियों के कारण हुआ, आगे ऐसा न हो, इनकी सही से कानूनी समीक्षा करनी चाहिए।
अगर 3 लड़कियां IAS में केरला से चली गई तो गृह मंत्रालय क्या कर रहा था, इंटेलिजेंस एजेंसियां क्या कर रही थी, क्यों नहीं इन एक्टिविटीज़ को इंटरसेप्ट किया गया? सरकार का इंटेलिजेंस फेल्योर है, असल बात तो ये है। पर यह दिखाने के बजाय एक पूरे राज्य को बदनाम किया जा रहा है, एक पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को बदनाम किया जा रहा है, और इसको टैक्स फ्री करके, फ्री में शो बुक करके पूरे देश को नफरत की आग में झोंका जा रहा है। लोग देखने जा रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं तो पता नहीं क्या क्या नारे लगा रहे हैं। काली बनो दुर्गा बनो, नबीनपुर के वाली बनो, काली बनो दुर्गा बनो, नबीनपुर के वाली बनो, काली बनो दुर्गा नबीनपुर के वाली बनो। ये इसलिए किया जा रहा है ताकि नफरत की आग में बीजेपी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक सके और नफरती फिल्म मेकर समाज को तोड़कर करोड़ों कमा सके। इसीलिए इनको आजकल काले अंग्रेज कहा जाता है, क्योंकि वही नीति है इनकी, बांटो और राज करो, कमाओ। एक बात और यहाँ मैं बिल्कुल आपको स्पष्ट बता दूं कि विवेक अग्निहोत्री, अशोक पंडित, सुदीप्तो सेन जैसे लोगों की जो है कोई भी जमीर नहीं है। ये आज़ाद भारत के असली जयचंद है, चंद कागज़ के टुकड़ों के लिए ये कुछ भी करने को तैयार है। कल को केंद्र में अगर कांग्रेस की सरकार सत्ता में आ जाती है तो यही लोग हिंदू मुस्लिम एकता की फिल्म लेकर आएंगे और फिर से जनता को बेवकूफ़ बनाएंगे। नुकसान किसका हुआ? इस देश की जनता का। इन्होंने तो अपना ज़मीर बेचकर अपना धंधा सदा बाहर बना रखा है। सरकार चाहे किसी की भी हो, उसी के अकॉर्डिंग फिल्में बनाने लग जाते हैं। किसी का कितना भी नुकसान हो जाए, इन्हें अपनी जेब से मतलब है। इस तरह के अवसरवादी लोगों को इस देश की जनता को पहचानने की ज़रूरत है। कर्नाटक ने तो पहचान लिया, पूरा देश को पहचानने की ज़रूरत है। अमर प्रसाद रेड्डी ने ट्वीट करके लिखा है कि कर्नाटक में हिंदुओं की बुरी हालत होने वाली है। सत्ता के भूखे कांग्रेस नेता लोकतंत्र को खत्म कर देंगे और भ्रष्टाचार फैलाएंगे। देश विरोधी ताकतों का कर्नाटक एक मित्र राज्य बनेगा, बुरे दिन आने वाले। ये लिखने वाले अमर प्रसाद रेड्डी जी कौन है? इनकी हमने प्रोफाइल देखी तो इनकी तेजस्वी सूर्या के साथ डीपी है। कुछ नहीं कहना, तेजस्वी सूर्या को आप जानते हैं। उनके सगे अमर प्रसाद का आपने जो ट्वीट देखा उसे समझ लीजिए कि सीधे सीधे कर्नाटक के हिंदुओं को धमकी दे रहे हैं, उन्हें डराने की कोशिश हो रहे हैं। झूठा हिंदुत्व का कार्ड खेला जा रहा है, जिसको बीजेपी को मात देकर कर्नाटक की जनता ने ऑलरेडी नकार दिया है। फिर भी लातों के भूत है ना, बातों से कहाँ मानेंगे। फिर लात पड़ेगी और दूसरी जगह पर सही से लात पड़ेगी, पूरे देश में लात पड़ेगी, तब मानेंगे, तब तक नहीं मानेंगे। एक फेक ट्वीट व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के मैसेजेस में कई बार फॉरवर्ड हो चुका है, पूरी स्पीड से घूम रहा है, आपकी स्क्रीन पर देखिए। नीचे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का फेक ट्वीट सर्कुलेट किया जा रहा है, जिसमें दर्शाया गया है कि पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ कर्नाटक के लोगों को कांग्रेस को चुनने के लिए बधाई दे रहे हैं। साथ में ये भी लिखा है कि अब पाकिस्तान कांग्रेस के साथ मिलकर भारत में इस्लाम को प्रबल करेगा, मजबूत करेगा और कर्नाटक की सवर्निटी के लिए काम करेगा। कर्नाटक को भारत से अलग करने के लिए, उसकी संप्रभुता के लिए काम करेगा। नाम लिखकर पाकिस्तान के पीएम को ये ट्वीट सर्कुलेट किया जा रहा है। ये एक सरेआम रचा गया षड्यंत्र है। पाक पीएम के ट्विटर पर कोई भी ऐसा ट्वीट मौजूद नहीं है। ये बीजेपी IT सेल के द्वारा देश की जनता को ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि कांग्रेस मुसलमानों के गलत कामों को पनाह देती है। पर जैसा कि मैंने पहले की वीडियो में बताया था कि कांग्रेस ने अब धर्म की राजनीति में छलांग लगा दी है, हिंदुइज्म के क्षेत्र में छलांग लगा दी है, क्योंकि सिर्फ धरातल के मुद्दों पर राजनीति करने लायक शायद हमारी जनता है नहीं। इसलिए सारे कांग्रेसी नेता आपको कर्नाटक चुनाव में देखा होगा बजरंग बली के भजन भजते हुए नजर आए थे। DK शिव कुमार ने कहा था, जो काफ़ी प्रभावी नेता है वहाँ पर, कि हम पूरे कर्नाटक में बजरंग बली के मंदिर बनाएंगे। चुनाव जीतने के बाद प्रियंका गांधी हनुमान जी की पूजा करती नजर आई थी। कांग्रेस कार्यकर्ता हनुमान चालीसा का पाठ करते नजर आए थे। अतीत की गलतियों से कांग्रेस सीख चुकी है। अब देश की जनता को थोड़ा थोड़ा हिंदुइज्म की, बहुत सारे हिंदुइज्म की आदत लगी है, तो थोड़ा थोड़ा स्वाद वो भी लेकर आ गई है। शायद हमारी जनता इसी के लायक है। कर्नाटक की जनता को बदनाम करने के लिए एक और वीडियो हर सोशल मीडिया हैंडल पर बार बार सामने आ रहा है। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। पूरा वीडियो आपने देखा। अब इस सीन का एक पार्ट क्रॉप करके बड़े अच्छे से आपकी स्क्रीन पर देखिए। इतना पार्ट क्रॉप करके RSS का जो मुख्य पत्र पंचजन्य लिखता है कि कर्नाटक के भटकल में लहराए गए इस्लामिक झंडे
भटकल में मुस्लिम आबादी 64.5% और हिंदू आबादी 33.17% है। इतना ही नहीं दोस्तों, इस वीडियो को बीजेपी IT सेल के मुखिया ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया है और कांग्रेस की जीत होने के कुछ देर बाद का दर्शन नाम से इसको संबोधित किया। ये आदमी जो बीजेपी IT सेल का मुखिया है, अमित मालविया, इस देश की जनता को महामूर्ख समझता है। ये पूरी देश की जनता को अंधभक्त समझता है कि इनके अंदर बेशक से ये पढ़े लिखे हों, कोई दिमाग नहीं है, तुम कुछ भी लिख दोगे ये मान जाएंगे। खूब अंग्रेजी भी जानता है बोलने के लिए, खूब दिमाग है इसके अंदर। पर इस देश की जनता का क्या स्टैंडर्ड भारतीय जनता पार्टी के IT सेल का मुखिया और इसके लोग समझते हैं, वो आप देख लीजिए। इतना झूठ सारे दिन पसोड़ता रहता है। सबको पता है, थोड़ी सी जिसके अंदर बुद्धि है उसको पता चल जाता है कि आदमी झूठ परोस रहा है, पर लगा हुआ है। कहीं ना कहीं इनको पता है कि देश की जनता का एक मुख्य हिस्सा जो है उसको ये बेवकूफ़ बना पाएंगे। ये अपनी नज़र में इस देश की जनता का स्टैंडर्ड मान रहे हैं। सुदर्शन न्यूज़ के राजेश सिंह ने लिखा है कि कर्नाटक जीतते ही फहराए गए इस्लामिक झंडा, कांग्रेस को बहुत 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 बधाइयाँ। बाला नाम से एक ट्विटर हैंडल है, आजकल टॉप चल रहा है नफरत फैलाने में। उसने तो इस वीडियो की जो क्रॉप तस्वीर पंचजन्य ने शेयर की थी उसको एक आतंकवादी संगठन की तस्वीर के साइड बाय साइड रखकर शायद ये दिखाने की कोशिश की है कि ये इस्लामिक झंडा फहराना ही आतंकवाद का प्रतीक है। पर सच्चाई इस तस्वीर में आप देखिए, स्क्रीन पर साफ साफ देखी जा सकती है। वीडियो भी आपने देखा, यहाँ इस्लामिक झंडा तो है ही, साथ में भगवा भी, संविधान की निर्माता भीम साहब भी, उनका फ्लैग भी है, और कांग्रेस के जो विजयी नेता हैं उनका फ्लैग भी है। और थोड़ी देर बाद ही भगवा लहराते उसी जगह की एक और वीडियो आप देख लीजिए, जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि सच्चाई क्या है और बीजेपी IT सेल का प्रोपेगेंडा क्या है। देखिए आप। एक अन्य वीडियो भी बार बार शेयर किया जा रहा है सारे सोशल मीडिया हैंडल पर, जिसको शेयर करते हुए बीजेपी की नफरती चिंटू कह रहे हैं, जो बीजेपी के बॉट्स जो हैं, जो बीजेपी के लिए पैसों में काम करने वाले दिहाड़ी लोग जो हैं, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के उम्मीदवार के जीतने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं। सुनिए आप। इस वीडियो को जब स्लो मोशन में सुना गया तो लोगों ने क्लेम किया है कि आसिफ सैफ जिंदाबाद के नारे लगाए गए। आसिफ सैफ जिंदाबाद के नारे क्यों लगे? क्योंकि आसिफ सैफ वहां कांग्रेस का उम्मीदवार है। जैसे ही उसने लीड बनाई तो इस तरह के नारे वहां लगने लगे, आसिफ सैफ जिंदाबाद, और इसको प्रदर्शित किया गया पाकिस्तान जिंदाबाद नाम से। इस मामले में पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। सच्चाई जांच के बाद सही तौर से सामने आएगी। इस खबर को हमारे सारे हिंदी भाषी नोएडा चैनलों ने प्रमुखता से अपने चैनल पर चलाया कि देखिए कर्नाटक में जैसे ही कांग्रेस जीती पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने लगे, हिंदू खतरे में आ गए, मुसलमान हिंदुओं को मार देंगे, काट देंगे, ये ध्रुवीकरण किया गया। बिना सच्चाई की पुष्टि की ये खबर चलाई गई कि कांग्रेस के उम्मीदवार की जीत के बाद या उनके बढ़त के बाद कर्नाटक में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। जो इन टीवी चैनल्स को देखते हैं उनके दिमाग पर क्या असर पड़ा होगा आप सोच सकते हैं। कांग्रेस को बदनाम करने के लिए किस तरह से सुनियोजित जो तरीके हैं, अब तो देश की जनता उनसे आदी हो चुकी है, पता चल चुका है कि बीजेपी क्या क्या टैक्टिक्स अपनाई है, पर देखिए षड्यंत्र किस तरह से रचा जा रहा है। तो कुल मिलाकर कहानी का सार क्या है? सार ये है कि अगर कर्नाटक की जनता ने बीजेपी को हरा दिया है तो अब वहाँ हिंदुओं की खैर नहीं, ये बीजेपी सेवा करना चाहती है अपने सारे इस आडंबर से। मुस्लिम वहाँ हिंदुओं को जीने नहीं देंगे, ये चीज़ अब दिखाने की कोशिश की जा रही है। कर्नाटक की जनता के निर्णय को बीजेपी IT सेल, गोदी मीडिया, बीजेपी के जितने नफरती नेता हैं वो अब पूरे देश में ये साबित करने में लगे हैं कि देखिए कर्नाटक के लोगों ने तो बीजेपी को हरा कर ये गलती कर दी है, आप अपने राज्य में ये गलती मत करना वरना हिंदू खतरे में आ जाएगा अगर बीजेपी को हरा दिया तो। पर आप दोस्तों अंदाज़ा लगाइए, अगर कर्नाटक की जनता को बीजेपी की असलियत पता चल चुकी है तो बाकी देश की जनता को इसका नहीं पता चलेगा, इसकी क्या गारंटी है?
मान लीजिए गोदी मीडिया जो हिंदी मेडल के चैनल हैं, हिंदी बेल्ट के जो चैनल हैं जिसमें जहाँ हिंदी भाषी राज्य हैं वहाँ की जनता इन गोदी मीडिया के चैनल को सुनते हैं, कर्नाटक वाले उनको नहीं सुनते होंगे, पर कहीं ना कहीं कर्नाटक से आए संदेश को सारी जनता ने परखा तो ज़रूर है। हर गांव में छोटे छोटे बच्चे तक ये बात पता चल गई है कि नफरत हार गई है, असल मुद्दों की राजनीति जीत गई है। बस सीधी सी बात है, पेट भरा होगा तभी तो मंदिर मस्जिद पर देश की जनता बेवकूफ़ बनेगी। पर अब पेट ही खाली है, कोई रोज़गार नहीं है, कोई कमाई का साधन नहीं है, महंगाई ने कमर तोड़ रखी है, तो बीजेपी के द्वारा फैलाया गया ध्रुवीकरण वापस से ही आकर बीजेपी को ही जोर का थप्पड़ मारेगा कि क्या कर रहे हो तुम, लो तुम्हारा चाटा तुम ही ठोकता है। जिस राम मंदिर के सहारे ही बीजेपी 2024 का चुनाव जीतने की आस लगाई बैठी है, बेरोजगारी, महंगाई, आमदनी पर बोलने तक को तैयार नहीं है और सोच रही है कि गोदी मीडिया ऐसा माहौल बना देगा कि लोग बेवकूफ़ बन जाएंगे। जनता बेवकूफ़ है ही, बस थोड़ा माहौल बनाने की ज़रूरत है। मंदिर का, राम मंदिर का टॉपिक ड्रॉप कर देंगे। उसकी इस नफरती राजनीति को असली झटका अगले साल के लोकसभा चुनाव में लगेगा। अब बीजेपी नेता, पूरी भक्त मंडली, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद जैसे नफरत फैलाने वाले संस्थान, बीजेपी IT सेल, गोदी मीडिया कितनी भी कोशिश करके नफरत फैलाते रहे, देश को बांटते रहे, पर देश जाग चुका है। सिर्फ 1 साल बचा है, तब तक नहीं सुधरे तो जनता खुद सुधार देगी। क्योंकि बजरंगबली ने जिसको नकार दिया, राम जी उसके कैसे हो सकते हैं। जनता अपने तरीके से संदेश दे रही है कि जनता के मुद्दों को, जन कल्याण की और भविष्य की बातें करो, विकास की बातें करो, नहीं तो लतिया दिए जाओगे। संदेश पूरे देश में जा चुका है। साल भर का ही समय बचा है। अगर बीजेपी नहीं सुधरी और राम मंदिर और गोदी मीडिया और झूठे आंकड़ों के सहारे और बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जैसी नफरती संस्थाओं के सहारे ही बैठे रही, तो ऐसा ही आश्चर्य और विस्फोट जब होगा तो बहुत अचरज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सोचिएगा ज़रूर। नमस्कार।